हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में। ठीक है। जो इकोनॉमिस्ट है, दे हैव फाउंड दैट कि जो गरीब नेशंस हैं वो सिर्फ तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर उनके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस हो। एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस हो। अब ये आप एक तरीके से मेंस में अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो कि अगर गरीब देशों को बहुत जल्दी अगर उठना है, अगर उनको अपना स्टेटस लीस्ट डेवलप कंट्रीज से एल डी सीज होती है ना, हाँ, लीस्ट डेवलप कंट्रीज से अगर उनको अपना स्टेटस डेवलपिंग नेशंस का बनाना है और डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन का बनाना है, तो उनके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इकोनॉमिस्ट ने स्टडी कर रखा है। अब सवाल उठता है, ये अच्छा इंडस्ट्रियल बेस कर क्या लेगा? नेशन कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं इससे? हाउ? तो इंडस्ट्री जो है वो लोगों को ऐसा रोजगार प्रोवाइड करती है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू जो रोजगार खेती बाड़ी करने पर जो पर्सन को मिलता है। अब वो कहने के लिए रोजगार होता है, लेकिन रोजगार तो ये होता है ना कि भाई रोजी रोटी के लिए पर्सन को ये असंतुष्टि ना हो कि आज आ रही है तो कल को कहाँ से आएगी। पर्सन कम से कम अपनी रोजी रोटी को लेकर संतुष्ट तो हो कि जॉब तो है मेरे पास। अब आप कहोगे सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मानते हैं कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्टेबिलिटी है, लेकिन 100% स्टेबिलिटी तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान से समझो, एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस लेकर पर्सन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही कुछ ना कुछ कर सकता है। पहले मुझे ये बताओ, ये वाली लाइन क्लियर है? मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? खेती बाड़ी का एक्सपीरियंस लेकर बंदा कुछ ना कुछ खेती बाड़ी से रिलेटेड ही कर सकता है जीवन में, हाँ या ना? अब अगर खेती बाड़ी से रिलेटेड ही पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा है, और अगर मान लो कि आर्यन मानसून फेलियर अगर हो गया है, या फिर जिस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, या किसी एक एरिया की अनउपजाऊ भूमि अगर हो गई है, तो पर्सन उस साल उस क्रॉपिंग सीजन कुछ कर सकता है? कुछ हाथ पैर मार सकता है? नहीं ना। अब वो ये तो नहीं कर सकता ना कि मैं इंडिया में बैठा हूँ और जर्मनी में जाकर फार्मलैंड बड़े फर्टाइल है, मैं या फिर स्विट्जरलैंड में जाकर खेती करूँगा। वो अपने एरिया में ही रहेगा ना, अपने स्टेट में ही रहेगा ना। और जब भी ऐसी कोई आपदा आती है श्रेया, कि जहाँ पर ज़मीन अनउपजाऊ हो गई है, या मानसून फेलियर हो गए हैं, या फिर पानी की किल्लत है, तो वो क्या पहचान एक पर्टिकुलर खेत की होती है, पूरे के पूरे स्टेट की या पूरे रीजन की बन जाती है कि नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल इंडियन रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन? बताओ। पूरे रीजन की बन जाती है ना। और रीजन में तो एक से ज़्यादा स्टेट्स कवर होते हैं, क्यों फायका, राइट? लेकिन सपोज करो अगर हम किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस गेन करते करते और इधर उधर काम करते करते, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की लोकेशन कहां पर होती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की लोकेशन कहां पर होती है? शाबाश, अर्बन एरियाज में होती है। आराम से समझने की कोशिश करो, अपने आप आपका दिमाग आंसर देगा। अर्बन एरियाज में होती है। अब अगर गुंजन, अगर हम अर्बन एरियाज में जाते हैं और अगर किसी एक इंडस्ट्री में किसी एक मालिक की छत्र छाया में हम उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल का काम कर रहे हैं, हम उसकी सिलाई मशीन पर बैठते हैं, उसकी कपड़ों की फैक्ट्री है, मान लो उसकी जूतों की फैक्ट्री है, हम जूते सिलना वहाँ पर सीख रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ की सी फैक्ट्री है, बहुत मतलब बेसिक लेवल के काम वहाँ पर चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चलती है, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री है। कल को वो इंडस्ट्रियल सेटअप बंद कर कर किसी और राज्य चला जाता है मालिक, हमारा रोज़गार चला गया। लेकिन शहर में अगर जहाँ पर हमने किसी मालिक के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में काम करा, जो स्किल देखी है,
तो शहर में क्या सिर्फ वही दुकान थी, दुकान नहीं सॉरी, वही इंडस्ट्री थी जो कि सिर्फ जूते बनाने का काम या फिर ये कपड़े बनाने का काम उसका चल रहा था, या सिलाई मशीन पे बैठने का काम चल रहा था? अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ होती है शहरों में, हम और भी जगह जा सकते हैं। और सामने वाले के पास जब जाकर नौकरी मांगेंगे, जैसे अगर आप में से किसी के पापा कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ चलाते हैं, उनके पास कभी कोई लेबर काम मांगने आता होगा, सबसे पहला सवाल वो यही पूछते होंगे, पहले कहीं काम कर चुके हो? जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए। भले वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है वो पर्सन, तो वो बोलता है हाँ हम, मान लो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि पीछे वाली जो सोसाइटी है या फिर पीछे वाला जो गली मोहल्ला है या फिर उस एरिया में हमने 4 महीने उनका काम करा है, 3 महीने उनका काम करा है, ऐसा ही होता है। और नहीं भी आता वो काम, पर्सन एक नई जगह पर जा रहा है, मान लो वो जूते बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, अब वो आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री में काम करने जा रहा है। शहरों में एक चीज़ अच्छी होती है, शहरों में क्या मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक चीज़ अच्छी होती है, श्रेया हमने पढ़ा था ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग सबकी होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब इन द सेंस, अब यहाँ पर कोई पर्सन को दिल्ली एनसीआर में कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है, एमएनसी है, तो देखो अब ऐसा तो ही नहीं कि ट्रेनिंग करने के लिए प्रॉपर 3-4 महीने बेंगलोर भेजा जाएगा एक ट्रेनिंग सेंटर्स के तौर पर। ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बंदे हैं मान लो, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही लेकर चल रहे हैं। जो मालिक है, भले ही कि पर्सन पिछली फैक्ट्री पिछली इंडस्ट्री में कितना भी काम कर कर आयो, कितना भी सीख कर आयो, जो मतलब जो एम्प्लॉई है, जो लेबर है, वो नई जगह पर आया है, तो मालिक वहाँ पर उसको अपने अनुसार ही काम करवाएगा ना, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा उसे सिखाएगा ना, हाथ बटाएगा ना। और अगर वो कुछ भी नहीं जानता है, 1-1.5 हफ्ते अगर उसे वो काम सिखाएगा तो वो सीखने लग जाएगा कि नहीं सीखने लग जाएगा। और मालिक में भी इतना पेशेंस होता है, उसको पता रहता है कि अगर एक एम्प्लॉय टोटली नई फील्ड में मेरे पास आया है, मतलब मेरी जो फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है वो टोटली ही एक नई फील्ड है, तो इससे कुछ ना कुछ गलती होगी जिसकी वजह से मेरा रॉ मटेरियल थोड़ा थोड़ा ख़राब होगा। मैं पर्सनली आपको जैसे एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पापा की गारमेंट बिजनेस की फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो जब भी क्या करते हैं कि अब लेबर्स होते हैं, तो लेबर्स क्या करते हैं, आपको पता है कि बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, दिल्ली रीजन में आसपास, तो वो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए वो गांव चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कैसे चलता है दिल्ली में कि सारे जो फैक्ट्रीज वगैरह वाले होते हैं तो वो अपने पैम्फलेट्स लगा देते हैं कि लेबर नीडेड। जब हाई मतलब एक हाई सीज़न चल रहा होता है, जैसे मतलब मान लो कि शादियों का सीज़न चल रहा है या फिर गर्मियों का सीज़न चल रहा है, सर्दियों का सीज़न चल रहा है, क्योंकि ये तीनों टाइम पर ना जैसे मेरे पापा की फैक्ट्री में जो माल बनता है टोटली लेडीज़ आइटम ही बनता है, मतलब जितने भी ये जो चिकन प्लाजो होते हैं, सलवार होती हैं, कुर्तियाँ होती हैं, पाकिस्तानी सूट्स होते हैं, ये सब कुछ बनाया जाता है हमारी फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो अब नई लेबर जब आती है तो कुछ पापा सबसे पहले यही पूछते हैं, या फिर जो हमारे फैक्ट्री के मैनेजर्स हैं वो ये पूछते हैं कि पहले कहीं काम कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर लेबर ने कहीं काम नहीं कर रखा होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी यही होती है, बेसिक लेवल से सिलाइयाँ भी हमारे यहाँ होती हैं, प्रिंटिंग भी हमारे यहाँ होती है, होल सेलर भी हम ही हैं, और फिर रिटेलर्स वगैरह के साथ डील करने के लिए हमने कुछ शोरूम आउटलेट्स वगैरह बना रखे हैं, जहाँ पर मतलब हम डायरेक्टली अपना सामान बेच भी सकें और किसी को अगर लेना है तो वो वैसे भी ले सकता है। अब उसमें क्या होता है, कपड़ों के थान आते हैं हमारे यहाँ, और वो कपड़ों के थान हम लोग चांदनी चौक से, सदर बाज़ार से, गांधीनगर मार्केट है यहाँ पर, उधर से मंगवाते हैं बल्क में, तो वो सस्ता पड़ जाता है हमें, ठीक है। अब वो कपड़ों के जब थान आते हैं तो पापा एक फ्लोर में कपड़ों के थान को बिल्कुल रेडी रखते हैं कि भाई ये वाले थान जो कपड़ों के बर्बादी के लिए, बर्बादी के लिए इन द सेंस कि लेबर जब आएगी उसका 1-1.5 हफ्ते जो हमें हाथ साफ करवाना है मशीन पर कि उसके अंदर वो स्किल आ जाए, कैसे कटिंग करनी है, डबल एक्सेल का जो सूट होगा बंदियों का, उसके अंदर नेक कितना होगा, कंधा कितना होगा, जो चेस्ट की साइड से जो साइड्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी, तो लेबर शुरू में गलतियाँ करेगी, कटिंग्स में, सिलाइयों में, प्रिंटिंग देने में, बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ होंगी, तो वो लॉस झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन वो जो ट्रेनिंग है उनकी 1-1.5 हफ्ते की पेशेंस के साथ, उसके बाद जब लेबर का हाथ साफ होगा तो वो लेबर
माल भी जल्दी बनाएगी, और जब जल्दी माल जाकर सामने वाले का कोई ऑर्डर आया है कि 500 सूट चाहिए आज हमें, तो जब वो जल्दी जाएंगे, 500 जीन्स चाहिए हमें, 500 टॉप चाहिए, तो वो जब जल्दी जल्दी लेबर के हाथ लगेंगे तो जो लॉस हो रखा होता है उसकी भरपाई हो जाएगी। ऐसे चलता है धंधा, जो मतलब मैंने देखा है अपनी फैक्ट्रीज में। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको पूरा एग्जांपल दिया, ठीक है, अपने घर का भी रियल एस्टेट और जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो आप इतना समझ चुके होंगे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर शहरी इलाकों में लोकेटेड है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई बंदा अगर एक सेक्टर में, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर एक अपने आप में सेक्टर है, लेकिन अगर इसके सब सेक्टर्स पर आ रहा है कि भाई कौन सी इंडस्ट्रीज, हज़ारों तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, अनगिनत तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो बंदे के पास अगर एक जगह काम नहीं है तो हल्का फुल्का वो कहीं और जाकर काम सीख सकता है। तो इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेरी फैक्ट्री में कोई आया, अब हर किसी पर्सन को सिलाई मशीन पर नहीं बिठा सकते हैं कि वो पर्सन सीख ही नहीं पा रहा, तो कब तक बर्बादी करवाते रहे माल की। तो लेबर जो होती हैं किसी भी एक बिजनेस फर्म के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, उनका भी अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे यहाँ लेबर कैसे कैसे काम करती है, जो मैंने देखा है, एक पर्सन को पैसे मिलते हैं सिर्फ सूट में बटन लगाने के, एक पर्सन को पैसे मिलते हैं वो सिर्फ लेडी पन्नियों में पैकिंग करती है सारी चीज़ की, और DRH का टैग लगाती है, जो कि हमारी फैक्ट्री का जैसे लोगो होता है, ठीक है, उसका टैग लगाने का काम करती है, उसको उसके पैसे मिलते हैं। एक पर्सन जो है वो होती है, तो वो क्या करती हैं कि जो कुर्तीज़ में कुछ ये जो डायमंड्स के छोटे छोटे जो मोती या जो भी लगी रहती है ऐसे, जैसे जो भी करके, या जरी जो लगी रहती है जैसे गर्दन के पास से, तो वो एक गम या एक ग्लू होती है, उसको गर्म करके उसको चिपकाती हैं, उससे वो काम करती है, फिर उसको कंप्रेस करती है मशीन से जाकर, उनको उसकी सैलरी मिलती है। कुछ जो लेबरर्स हैं वो प्रॉपर सिलाई मशीन पर बैठकर बेसिकली जो धागे वगैरह, रील वगैरह, उससे प्रॉपर सूट बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक पर्सन के पास सारे काम नहीं है, तो अगर कोई जॉब मांगने आया है और वैकेंसी अगर अवेलेबल है तो उसको मल्टीपल ऑप्शन से रूबरू करवाया जाता है। ठीक है, अब हर जगह पर ऐसा होता होगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है। अब जैसे हमारे यहाँ ही कम से कम अगर सब डिपार्टमेंट्स को देखा जाए तो 50 तरीके के काम हैं, और 50 वर्करों को 50 तरीके की सैलरी मिली, और एक एक काम के लिए 5-5, 10-10 जैसे वर्कर हैं। ठीक है, कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि दिन में अगर मान लो कि 25,000 सूट अगर वो बन रहे हैं तो एक ही बंदी लगा लेगी, सब में वो बटन और सब में जरी लगाना, सब में वो गम या ग्लू लगाना जिससे वो चिपकाया जाता है। उसके लिए भी तो हर एक चीज़ के लिए 10-10 जो है हमें चाहिए लोग, है ना। तो अब क्या होता है कि पर्सन के पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस होती है कि भाई अच्छा मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। वो चीज़ अलग है कि जिसमें मेहनत वाला ज़्यादा काम है तो उसमें सैलरी आपकी ज़्यादा होगी। जिसमें अगर आपका ये काम है कि आपको सिर्फ रिलैक्स होकर आपको एक टेबल कुर्सी पर बैठ जाना और सिर्फ ये बटन 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 लगाते जाना है, ग्लू ग्लू से चिपकाते जाना है, उसके लिए सैलरी अलग होगी आपकी, उसकी कम होगी सैलरी हो सकता है। ये काम चलता है हर एक जगह पर। ठीक है, तो इट इज़ फॉर दिस रीज़न कि 5 ईयर प्लान्स ने शुरू से ही एम्फेसिस दिया, शुरू से ही इंपॉर्टेंस दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी सी गलत है, ज़रा इसको करेक्ट करना। 5 ईयर प्लान्स ने लॉट ऑफ एम्फेसिस दिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। कौन से 5 ईयर प्लान थे? शुरुआत हुई, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना। वैसे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वगैरह के अंदर भी मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में जिक्र था। मैंने आपको ये बोला ना, ऐसा नहीं था कि 100% हम अपना टोटल फोकस किसी भी 5 ईयर प्लान पर एक चीज़ पर लगा देते हैं। लेकिन ये जो मतलब ये जो बोला जा रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दी। ये कौन से 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ? सेकेंड। और आप समझ सकते हो कि इसकी नीड क्या होगी। हमें एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी प्रमोट करनी थी हमारे देश में, क्रिएट भी करना था उसको, स्टेबिलिटी भी प्रमोट करनी थी, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस, है ना। तो राइटर आपसे बोल रहा है, आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि आज़ादी के टाइम पर वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज वेरी नैरो, है ना। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, बताओ। और लिमिटेड कौन सी इंडस्ट्रीज थी? सबसे पहले मुझे श्रेया वेस्टर्न इंडिया वाली इंडस्ट्रीज बताना। वेस्टर्न इंडिया के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, किस किस तरीके की?
हम्म, हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा था महाराष्ट्र और गुजरात, किस तरह की इंडस्ट्रीज क्रॉप अप हुई थी यहाँ पर? कॉटन। बात करें ईस्टर्न इंडिया की, बंगाल रीजन में पर्टिकुलरली किस तरह की इंडस्ट्रीज? जूट। इसके अलावा कुछ महारत हमने हासिल करी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में। और टाटा वालों की कौन सी इंडस्ट्री पहली बार सेटअप हुई थी आयरन स्टील की दिशा में? टाटा आयरन स्टील कंपनी। फाइ का साल कौन सा? 19 कोई भी बताओ। 1907। ठीक है। उसके बाद और भी इंडस्ट्रीज आई थी, हमने पढ़ा था सीमेंट, पेपर, ये सारी इंडस्ट्रीज है ना। और एक हमने पढ़ी थी शुगर इंडस्ट्री। ठीक है। लिमिटेड इंडस्ट्रीज ही क्रॉप अप हो रही थी। इन इंडस्ट्रीज का आने का मतलब ये था क्या, ज़्यादातर लोगों को रोजगार इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिलने लगा था, ये चीज़ सुनिश्चित हो चुकी थी। बताओ। नहीं श्रेया, मतलब ये तो बहुत लिमिटेड स्तर पर आई थी ना। अब जैसे कॉटन इंडस्ट्री यहीं सीमित है, तो एक बार बताओ हम अपना एरिया छोड़कर यहाँ क्यों जाएंगे इसमें काम करने? ये तो सिर्फ यही, पर रीजनल लोगों को मिला भी, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी ना तादाद में डेवलप हो गई है इंडस्ट्री, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर उस टाइम पर कैसा था बताओ? वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज वेरी नैरो। तो ये क्या बहुत ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर पाता था क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा आज़ादी के टाइम पर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो लोगों नहीं ना। हाँ, तो लोगों का ट्रस्ट कहाँ पर रहता था? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। लार्जली कन्फाइंड टू, यानी कि जो बहुत लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन था इंडस्ट्रीज़ का, वो क्या था? जैसे कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट। ठीक है। देयर वर 2 वेल मैनेज्ड आयरन स्टील फर्म्स, एक जमशेदपुर में और दूसरा कोलकाता में। ठीक है। और हमें ज़रूरत थी कि हम अपने इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपेंड करें, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज लेकर आएँ, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। ठीक है। क्योंकि आप मुझे बताओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के होने से होता क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो इसके होने से होता क्या है कि हमें क्यों नीड थी कि हम ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस जो है वो बनाएं, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को लेकर आएँ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा क्या बताओ? डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तक मत पढ़ो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या वो टैग लगा रखा उन्होंने और रोजगार लेकर जाओ? हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे पहले क्या करता है? गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, राइट। टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल आइटम्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। आप अभी के लिए टेंजिबल आइटम्स पर फोकस करना। गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स को कौन से गुड्स में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश्ड गुड्स के अंदर, राइट। जो ये कन्वर्जन का प्रोसेस है, रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स के अंदर जब ये कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो जो ये कन्वर्जन का प्रोसेस है, इसको करने के लिए हमें लेबरर्स की नीड है कि नहीं है? कि जो इंडस्ट्री खोल के बैठा है वो खुद कर लेगा, है ना। अब ये जो नीड है,
लेबरर्स की, इसी नीड से उत्पन्न होता है क्या, पैदा होता है क्या, एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो। और यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की नीड कैसे अराइज हुई, क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने लगेगा, बिकॉज ऑफ डिमांड। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिमांड। और उस डिमांड को मीट करने के लिए व्हाट वी नीड इज सप्लाई। डिमांड क्रिएट हुई है, उसको मीट करने के लिए वी नीड सप्लाई। डिमांड से सप्लाई तक के सफर में laborers are needed. Ultimately it creates एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब आप सिनेरियो चाहे यहाँ वाला देख लो, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, या फिर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देख लो, बात सेम ही है। क्लियर हो गया अब आपको ये प्रॉपर तरीके से? सही है। आगे बढ़ने से पहले इधर देख लूँ ज़रा मैं, कुछ ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा मुझे ज़रा ये बताओ, G7 और G8 ग्रुप में फ़र्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7 और ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज के अंदर? अब ये ग्रुप दोनों है क्या, G7 भी और G8 भी? दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि नहीं है, दोनों ग्रुप्स हैं? बताओ हाँ या ना तो बोल दो। देखो G7 के अंदर जो रशिया है वो आता था, तब वो जाकर बनता था G8। ठीक है, मतलब G7 नाम का कभी कोई ग्रुप था ही नहीं, रशिया उसके अंदर जब इंक्लूडेड था तब वो था G8। रशिया को जब इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया तो G8 कुछ नहीं है, अब G7 है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। उसके बाद हम पढ़ते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक बड़ा क्वेश्चन जो कि पॉलिसी मेकर्स को फेस करना पड़ा वो ये था कि हमें जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी का जो रोल देना है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी टर्म से अब आप लोग अच्छे से वाकिफ हो। अगर इकोनॉमी एक रथ है ना, तो उस रथ में जो घोड़े बंधे हुए हैं जो कि ड्राइव करेंगे उस इकोनॉमी को, वो घोड़े क्या हैं, अलग अलग सेक्टर्स। और उनमें से अगर हम बात करें यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो उसकी लगाम किसके हाथों में होगी? अब दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर। मैं आपको ये वाली डिबेट बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ। शुरुआती दौर में क्या हुआ था, किसके ऊपर फोकस करा गया था? कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी का रोल किसने अपने हाथ में रखा था? गवर्नमेंट ने, यानी कि पब्लिक सेक्टर ने। मुझे इसका रीजन बताओ जरा, ऐसा क्यों? वाई पब्लिक सेक्टर?
यस, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, नेहरू जी की स्पीच याद है, ट्रस्ट फॉर डेस्टिनी की स्पीच, उन्होंने क्या कहा था, मैं क्या मिलकर सबको ख़त्म करना है। ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये आ, हंसने खेलने के लिए नहीं है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, अभी हमें बहुत काम करना है। और हमारे देश के सामने बड़ी सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें से उन्होंने क्या बोला था, हमें किसको टैकल करना है, किसको ख़त्म करना है, जो कि इस देश में ये प्रॉब्लम, ये दिक्कतें दीमक की तरह लगी हुई हैं। अगर इनका सही टाइम पर निवारण नहीं करा गया, सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया, तो ये दीमक खा जाएंगे इस देश को। पॉवर्टी, हंगर, इग्नोरेंस, डिसीजेस, याद है ये वाली चीज़। अगर हम शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल देते थे तो दिक्कत क्या होती। पहले प्राइवेट सेक्टर की पहचान बताओ। प्राइवेट सेक्टर इज मेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, है ना। एंड पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर इज मेंट फॉर गुड, फॉर सोसाइटल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर नेहरू जी की स्पीच में ये वाले शब्द थे कि हमें पॉवर्टी, हंगर, इग्नोरेंस, डिसीज को ख़त्म करना है, हमारा देश जस्ट आज़ाद हुआ था, अमीर गरीब का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं था, गरीबी तो बहुत अति लेवल की थी, लोगों के पास दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम ही नहीं था। ऐसे केस में हम प्राइवेट सेक्टर को पुश करने के लिए सोच सकते थे क्या? बताओ। अच्छा, सरकार अगर प्राइवेट सेक्टर को उस टाइम पर शुरू से ही आज़ादी के टाइम से ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान से अगर पुश करने लग जाती, अब यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वैसे कोई रोल नहीं है, मतलब वो तो चलो ठीक है। अगर जो ऐसे प्लान होंगे तो उसमें किसका रोल ज़्यादा होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कुल मिला के मान लो कि सरकार पीछे हट जाती थोड़ा सा, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल देती थी, यानी कि 60-40 का रेशियो हो जाता, 60% रोल प्राइवेट सेक्टर का, 40% रोल गवर्नमेंट सेक्टर का। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स कितने सपोर्टिव हैं या कितने रिफ्यूटिव हैं। कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सबसे बड़ी बात तो इनोवेटिव चीज़ें लेकर आता, है ना, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करता। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता। अब आप कहोगे कि आप ही तो बोल रहे थे प्रीवियस चैप्टर में कि इतना कैपिटल बेस नहीं था, वो नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ आपसे, सरकार अगर पुश करने पर अगर आती, ठीक है, लाइसेंस वगैरह सब कुछ हटा देती, बहुत मतलब इनक्रेज करती, सब्सिडी देती, सपोर्ट देती, ठीक है, सब्सिडी इन द सेंस कि जिन जो भी इनको रॉ मटेरियल्स की जो लगती हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसके ऊपर सब्सिडीज वगैरह जो भी, कुल मिलाकर 100 बात की एक बात कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को पुश करती तो खुद पीछे खिसक जाती, खुद का रोल 40% रखती और उसका रोल 60% रखती, तो इनोवेशन आती, डेवलपमेंट आती, लोगों को गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो मार्केट में फ्लड हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुड्स जो हैं, सर्विसेज जो है वो क्रिएट होती। तो ये चीज़ सही नहीं रहती वैसे, बताओ, आज़ादी के टाइम पर अगर सरकार शुरू से प्राइवेट सेक्टर को पुश कर देती बहुत जल्दी तो, और खुद पीछे खिसक जाती थोड़ा सा। वो देखती प्राइवेट सेक्टर को जरूर, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात मत भूलना, 60-40 का रेशियो का मैं आपको एक कंटेक्स्ट दे रहा हूँ। आंसर करो ज़रा इस बात को। बोलो। गुड। रिच एंड पुअर का गैप जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता। अल्टीमेटली बात तो वही है ना, प्राइवेट सेक्टर कुछ भी करता तो उसका मकसद तो एक ही रहता है ना, क्या रहता है उसका मकसद? प्रॉफिट मेकिंग। बेसिक चीज़ तो इसी में छुपी हुई है ना, घुमा फिरा के बात तो यहीं आ जाएगी। होगा निर्भर, ऐसा कि नहीं होगा, कहाँ चाहे वहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, बात तो यही है कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेगा ये सेक्टर। इसलिए हमने क्या सोचा कि हम कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाएंगे, मिक्स इकोनॉमिक मॉडल अपनाएंगे। नहीं, गुंजन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम लोग मिक्स इकोनॉमिक मॉडल अपनाएंगे, ठीक है। अब जब मिक्स इकोनॉमिक मॉडल अपनाएंगे तो हम उसके अंदर किसको रोल देंगे? दोनों को। लेकिन कमांडिंग हेड से तो इकोनॉमी हमने जो था कि शुरू में इकोनॉमी की लगाम लेकर कौन चलेगा, वो रोल किसको दिया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अपने पास रखा वो रोल, ठीक है।
तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रीज जो थे उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें बड़े सारे इंडस्ट्रियल वेंचर्स में विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की है? कैपिटल की। ये वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लास्ट चैप्टर के अंदर, पैसा इतना ज़्यादा नहीं था और मार्केट इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इंडस्ट्रीज इंकरेज हो कि वो मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर सकें जिनके पास कैपिटल था भी। अब इस लाइन का क्या मतलब है? नॉर वॉज द मार्केट बिग इनफ। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों में डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी। और श्रेय इसका रीज़न है क्या कि डिमांड क्यों नहीं थी लोगों में ज़्यादा? गुड गुड, बिकॉज ऑफ लो अफोर्डेबिलिटी, लो इनकम और कुल मिलाकर लो परचेजिंग पावर। राइट, कोविड के टाइम पर मार्केट गुड्स से सर्विसेज से फ्लडेड थी। राइट, एग्री करते हो? लेकिन फिर भी लोग बेसिक नेसेसिटीज़ का सामान भी खरीद नहीं पा रहे थे। हाँ, आ पा रही है। लोग बेसिक नेसेसिटीज़ का सामान भी नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसा क्यों? लोगों के पास इनकम नहीं थी, पैसों का अभाव था। ठीक है, तो नॉर वॉज द मार्केट बिग इनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। तो इट इज़ प्रिंसिपली फॉर दीज रीजन्स कि जो पुरानी सरकारें थी दे हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेसिकली इकोनॉमी के पहिए को चलाने के लिए सरकार किस चीज को क्रिएट करना चाह रही है इकोनॉमी के अंदर? डिमांड को। डिमांड जब भी कम होने लग जाती है इकोनॉमी के अंदर या होती नहीं है तो किस चीज का इनफ्लो रुक जाता है? पैसों का, जिसकी वजह से फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो क्रिएट हो सकती थी वो क्रिएट नहीं होती हैं। और वो फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब क्रिएट होंगी उसकी वजह से फिनोमेना आएगा सप्लाई का और लोग फर्दर और डिमांड करेंगे। इस साइकिल को सरकार को चलाना था, जो ये चक्का जाम पड़ा हुआ था, जो ये पहिया जाम था। इकोनॉमी का मॉडल तो बनाकर रख दिया, गाड़ी तो बनाकर रख दी, उसका पहिया नहीं चल रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ नो डिमांड, मैं लो डिमांड नहीं कह रहा हूं, बिकॉज ऑफ नो डिमांड, ऑलमोस्ट नो डिमांड। ऑलमोस्ट नो डिमांड ऐसा नहीं था कि लोग चाह नहीं रहे हैं या उनके मन में नहीं है कि हम ये बेसिक गुड्स ना खरीदें या ना खरीदें। लो परचेजिंग पावर। आप अपने दादा दादी वाले ज़माने में उन लोगों से पूछना, सबसे बड़ा अभाव जो उन लोगों को था, सबसे बड़ी जो कमी उन लोगों को जो थी ना उस ज़माने में, आप में से हो सकता है परिवार वेल ऑफ हो जो भी हो, लेकिन उनसे पूछना 99% लोगों के घर में जो अभाव था वो रोटी का अभाव था। खाना नहीं मिलता था बच्चों को प्रॉपर तरीके से। आज आप जाते हो ना किचन में, कुछ भी उठाकर खा लेते हो, कुछ नहीं तो ये बना दो वो बना दो। उस ज़माने के बच्चे डिमांड नहीं कर पाते थे। घर में एक टाइम खाना बनता था, सही से अगर वो बन गया तो ठीक है, सब लोग खा लेंगे। आपको एक्स्ट्रा खाना है तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि घर पे राशन फिक्स आया हुआ है इनकम को देखते हुए। और आपको अगर
दिन में कुछ और खाना है तो वो अवेलेबल ही नहीं है, घर में रिसोर्सेज इतने नहीं है। ये हमारे इंडिया की वास्तविकता थी। सबसे बड़ी चीज़ जो इस जनरेशन को ब्लेसिंग की फॉर्म में मिली है, सबसे बड़ी चीज़ वो ये जो मैं जो इस तरह की जो खाने की जो किल्लत बता रहा हूँ ना, ये हमारे पापा मम्मी के ज़माने में भी जब वो छोटे थे तब तक रही है, और दादा दादी के ज़माने में तो रही रही है। आप पूछ के देख लेना अपने घर परिवारों में, अनटिल आप अंबानी की औलाद ना हो तो। पॉइंट ये है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो मिली है इस जनरेशन को इन लेट 20th एंड 21st सेंचुरी, वो है फूड इन्फ्लेशन से निजात। खाना बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू दैट जनरेशन। ठीक है, लेकिन आज भी मैं ये कह रहा हूँ सस्ता है, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अफोर्डेबिलिटी वाला खाना है। अगर ऐसा होता तो ये फेयर प्राइस शॉप्स, बीपीएल कार्ड्स, मिड डे मील स्कीम ये क्यों चलाई गई होती? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिड डे मील स्कीम जैसी स्कीम क्यों चलती है? सरकार को सिर्फ ये इनकरेज ही तो करना है, स्कूल वगैरह हो तो ये खाना वगैरह का क्या रोल है, ये क्या सिस्टम है? इसको लाने की क्या ज़रूरत है, फालतू में खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? लार्ज, आपको पता ना, लार्जेस्ट मील स्कीम है पूरे वर्ल्ड की ये मिड डे मील स्कीम, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम चलती है हमारे देश में ये। इसको लाने की क्या आवश्यकता है? ये यार ये नहीं होता कि खाने के लिए आएंगे, खाने के लिए थोड़ी स्कूल जा रहे हैं वो। वैरायटी की, एक सेकंड कहानी मत बनाओ, रुको एक मिनट। ये जो है मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, आप बोल सही रहे हो, लेकिन शॉर्ट में कवर करता हूँ मैं उसको। देखो, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे घर वाले मतलब हम ही एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि स्कूल में सब लोग लंच लाते हैं तो हमें भी लंच मिले। गरीब परिवारों के माँ बाप, गरीब बच्चों के माँ बाप, वो घर से सुबह ही निकल जाते हैं। मान लो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी के मम्मी पापा रैक पिकर है। रैक पिकर समझते हो, कूड़ा उठाने वाले। अब वो पर्सन अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि 9-10 बजे तक आराम से सोएगा, उसके बाद चाय वाय पिएगा, फ्रेश होगा, नहाएगा धोएगा, उसके बाद निकलेगा। सूरज जो है वो बाद में आएगा, सूरज उदय होने से पहले उसको मतलब बेसिकली उसको पहले ही निकल जाना है अंधेरे के टाइम पर। अखबार फेंकने वालों के साथ ऐसा है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है जो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, जिसको आप जमादार जमादारनियाँ कहते हो। बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह ऐसा काम धंधा करते हैं। अब अगर इनके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, और ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप स्कूल जाओ, तो इनके पास रिसोर्सेज का अभाव इस कदर है कि भाई ये बच्चों को ये भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि जब 2-3 बजे तुम दोपहरी में स्कूल से आओगे तो तुम्हें शरबत, लस्सी का ग्लास, या फिर हम 2 रोटी भी तुम्हें एक अचार लगाकर खिला पाएंगे। ये गारंटी नहीं दे सकते अपने बच्चों को। अब अगर इनकरेजमेंट देनी है बच्चों को अगर इनकरेजमेंट देनी है, तो सरकार ने ये सोचा, माँ बाप अगर खाना नहीं दे पा रहे हैं और बच्चा स्कूल में बिना लंच के आता है, तो वो बच्चा सुबह सुबह उठते साथ ही, छोटे बच्चे जो होते हैं, फिर हमारी एज के जो लोग होते हैं, कैसे भी हो, कोई भी हो, इट इज़ साइंटिफिकली रिकमेंडेड कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर करो, आपका चाहे मन हो चाहे ना हो। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनका शरीर बैलून की तरह फूलता है। अब लोगों को लगता है ये खाता बहुत ज़्यादा है इसलिए मोटा या मोटी है। ये ब्रेकफास्ट प्रॉपर ना करने की वजह से
उसका शरीर इंसान का फूलता चला जाता है, फिर वो चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, जितनी मर्जी योगा कर ले, उसका शरीर एक मोटापे का शिकार रहता है। और वो भी क्यों डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। और ऐसे पर्सन को इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि जो पर्सन सुबह का ब्रेकफास्ट ना करके ज़्यादा मतलब चाय और फिर बाद में कभी भी खा लिया, जिसका रूटीन नहीं है, ऐसे लोगों को बहुत अधिकतर ये चांसेस है कि आगे चल के इनको जीवन में शुगर हो जाती है। शुगर ये भ्रमित वाली चीज़ है कि सिर्फ चीनी खाने से, मीठा खाने से होती है, उसका शुगर से कुछ नहीं लेना देना, वो डायबिटीज़ होती है प्रॉपर। ब्रेकफास्ट ना प्रॉपर करने की वजह से भी शुगर हो जाती है, या फिर पर्सन उस चीज़ में भी ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से भी ओबिसिटी का शिकार हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग मोटापा। प्रॉपर नहीं होता, मोटापा एक अलग चीज़ होती है, मतलब शरीर एक तरीके से आपका थुलथुला हो जाता है, आपका टमी बाहर निकलने लग जाता है, आपको ब्लोटिंग की दिक्कत होने लग जाती है, बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको उठते साथी को चाहिए होता है। अब छोटे बच्चों को अगर उठते साथी को चाहिए घर पे, मतलब गरीब परिवार में तो नाश्ता जैसा तो क्या ही टर्म होगा। किस ऐसे परिवार में जिसकी मम्मी किसी के घर में काम कर रही है, उन्होंने बची कुची सब्जी, बची कुची ब्रेड या बिस्किट कोई दे दी, तो वो लास्ट इवनिंग जाकर किसी की मम्मी जिसके घर में काम करती हैं तो वो ले आई जाकर, अगर वो अवेलेबल है तो बच्चों के लिए नाश्ता है, अदरवाइज नाश्ते जैसी कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। और पढ़ाई इस दुनिया की सबसे बोरिंग चीज़ है बच्चों के लिए। तो सुबह सुबह जब बच्चों को भूख लगी है, जब ये मिड डे मील स्कीम वगैरह बनाई जा रही थी ना, मैं आपको रियलिस्टिक सिनेरियो दे रहा हूँ, ये सारे के सारे जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स है, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जिन्होंने भी पूरी पूरी पॉलिसी बनाई थी, इन्होंने बहुत सोच विचार करा था हर एक एंगल से इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि सरकार का बहुत मेजर बजट, बहुत ज़्यादा मेजर एक फाइनेंशियल आउटफ्लो इस चीज़ पर एलोकेट होता है। और ये लिया दिया सा नहीं करा जाता। लिया दिया सा कहने का मतलब ये होता है, हिंदी में एक फ्रेज होता है कि लिया दिया सा करना, यानी कि कैजुअल वे में करना, चल छोड़ना, कैसा भी खाना बनाकर रख दो, नहीं। मिड डे मील स्कीम इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, अटमोस्ट सीरियस थिंग। उसके अंदर कोई भी एक इंसान का बाल नहीं गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को उसके अंदर छिपकली निकली वो निकली। हर एक कुक को एडवाइस दी जाती है प्रॉपर ग्लव्स, हेड गियर होता है जो शेफ पहनते हैं, जिसमें मतलब बाल टूट कर आपके ना गिरे, और आरओ फिल्टर वाला पानी, उससे खाना बनाया जाए बहुत प्रॉपर तरीके से। और रोज़ जहाँ पर किचन है उसकी जो कढ़ाइयाँ हैं, जो भी बर्तन हैं, उसको अच्छे से धोया जाए, सुखाया जाए, किचन को साफ़ करा जाए। बहुत सारी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता, तो चूहे को मारने की दवाइयाँ रखी जाएँ ताकि कोई भी जो चूहा कॉकरोच वगैरह उसमें मुंह ना मारते। बहुत ध्यान रखा जाता है कि खाना दे रहे हो तो अच्छा दो, ड्रामेबाजी नहीं। और इस चीज़ की अगर इंस्पेक्शन होती है तो लंका लगा देते हैं डिस्ट्रिक्ट के जो एडीएम, एसडीएम और डीएम होते हैं जो, और फूड इंस्पेक्टर ऑफिसर्स। खैर, अब बच्चों को लगती है बहुत ज़्यादा भूख, ठीक है, ग्रोइंग ईयर्स होते हैं उनके। तो अब होता क्या है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और बेसिकली ज़्यादा भूख लगने की वजह से, अगेन इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, इंसान का या तो उस काम में मन नहीं लगता, या इंसान के अंदर से चिड़चिड़ाहटपन छूटता है। दो तरीके के लोग होते हैं, आप में से हो सकता है किसी का ऐसा नेचर हो, या फिर घर में ऐसा किसी का नेचर हो। जब इंसान भूखा होता है ना, तो वो बेफिजूल में चिड़चिड़ा रहा होता है, जैसे उसको भूख लगती है, वो एकदम से एक एग्रेसिव मूड पर, या फिर गुस्से या फिर इरिटेशन वाले मूड पर आ जाता है। या तो इंसान फिर आउट ऑफ फोकस हो जाता है, फिर उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, और पूरे दिन उसका जो शरीर है फिर वो लेजी लेजी रहता है, जैसे एनर्जी नहीं है, किसी ने पता नहीं आत्मा निकाल दी हो। ये होता है, और ये बहुत नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। भूख को मार के रखना भी नहीं चाहिए। अब ये चीज़ बच्चों के साथ ना हो कि बच्चों को तो पढ़ाई में मन लगाना है, क्यों लगाना है? हम उनका एनरोलमेंट करना चाहते हैं इस देश की नींव को प्रिपेयर करने के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की फॉर्म में। और उस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एक चीज़ ये देखी गई कि शिक्षा आपको मिलेगी फ्री। अगर आप लड़कियों को स्कूल भेजते हो तो उसके, लड़कियां लड़कों को भेजते हो स्कूल 6 to 14 ईयर्स, तो उसके तो आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ चीज़ें फ्री मिलेंगी। अब सवाल ये उठ रहा था पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स के मन में, खाने का क्या करें इनका? हर कोई तो घर से खाना लेकर आ नहीं सकता, और बच्चे अगर चक्कर वक्कर खाकर अगर ऐसे गिरने लगे तो, और कल को यही जो बच्चे हैं वो नींव हैं,
हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि चलो हफ्ते में एक बार हम इनको फ्रूटी बांट दें, वो बांट दें। हमें इनको खुश नहीं करना है। हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इनको बेसिकली इनका जो शरीर है वो एक न्यूट्रिशन से भरपूर शरीर इनका बनाना है, ताकि आगे चलकर उनको बीमारियां भी नहीं लगें। जब ये अभी गीली मिट्टी हैं, तो गीली मिट्टी को सूखी मिट्टी का घड़ा बनने से पहले हमें इस गीली मिट्टी को बहुत अच्छे से इसकी सिंचाई कर कर फिर घड़ा बनाना है। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इनको देना है। तो मिड डे मील स्कीम के अंदर ये डिसाइड करा गया कि हम इनको भरपूर प्रॉपर पोषण देंगे। और इवन जो बच्चों को जो मिल्क मिलता है ना मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत स्कूलों में, वो टेट्रा पैक्स में मिलता है। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, वो दूध ना बहुत सारे सोयाबीन और प्रोटीन्स में उबाला जाता है, उसके बाद वो पैक करा जाता है टेट्रा पैक में। तो जो आपके और मेरे घर में चाहे कोई सा भी दूध आ रहा हो, वो डायरेक्टली भैंस का दूध आ रहा हो, गाय का दूध आ रहा हो, मदर डेयरी का दूध आ रहा हो, अमूल का आ रहा हो, आप कंट्री डिलाइट का मंगवाते हो, किसी भी ब्रांड को पकड़ लो आप डायरेक्ट, मैं तो कह रहा हूँ आप गाय भैंस को पकड़ लो, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता प्योर दूध। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है, एक चीज़ करी जाती है कि दूध जो होगा वो स्वच्छ होगा, प्योर होगा, गाय भैंस का दूध होगा, थैली वाला दूध नहीं होगा। फिर उस दूध को जब गर्म करा जाएगा, उबाला जाएगा, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है, पाउडर वाला नहीं, बहुत सारी चीज़ों में उस दूध को उबाला जाता है ताकि उसके अंदर प्रोटीन और न्यूट्रिशन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद उसको टेट्रा पैक्स में पैक कर फिर वो बच्चों को ठंडा ठंडा सर्व करा जाता है, जैसे फ्रूटी के टेट्रा पैक्स आते हैं वैसे। खाना भी बहुत सोच समझ कर वो बनाया जाता है। इसलिए जब आप पहली बार जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो फर्स्ट टाइम, जब आपकी पोस्टिंग होती है, और जब आप इवन अंडर ट्रेनी होते हो, तो जब आप उत्तराखंड के बड़े सारे गाँव में जब आप विजिट कर रहे होते हो, वहाँ के स्कूल जा रहे होते हो, जब आपको लबासना के कैंप से इधर उधर लेकर जाया जाता है, तब आप वहाँ पर सबसे पहला जो आपको टास्क दिया जाता है वो यही दिया जाता है, जस्ट टेस्ट द फूड इन स्कूल, जहाँ इन दोज स्कूल्स जहाँ पर मिड डे मील स्कीम चल रही है। फिर आप एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, उसकी रिव्यू रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो उसकी, कि क्या कमी लगी, क्या सही लगा। किचन जाकर आप अंदर देखते हो कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये है पूरा प्रॉपर सेटअप, और इसके पीछे आइडियोलॉजी मिड डे मील स्कीम के पीछे। ठीक है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, हमारे उसका जीएस पेपर 2 के अंदर ये पार्ट है। स्पेसिफिकली कोई आपसे स्कीम निकाल के सच नहीं पूछने वाला, पूछने को तो पूछा भी जा सकता है, रिमार्केबल स्कीम है, हम इसको रेलेवेंट जगह पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन एडिशन द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन्स, इट लेड टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी को। और ये टर्म मैं आपको पिछले चैप्टर में सिखा चुका हूँ, कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये डिसीजन हमने लिया कि हमें इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट लाइन्स पर डेवलप करना है? इसका मतलब क्या हुआ, हम तो मिक्स इकोनॉमी मॉडल फॉलो कर रहे थे ना, तो ये सोशलिस्ट लाइन्स कहाँ से आ गई इंडियन इकोनॉमी की? यहाँ पर सोशलिस्ट लाइन का मतलब सोशलिज्म से रिलेटेड नहीं है, हमें बेसिकली क्या करना है, सोसाइटल वेलफेयर को इंश्योर करना है। तो इसलिए हमने कुछ टाइम के लिए किसको थोड़ा सा साइडलाइन करके रख दिया, या फिर इंपॉर्टेंस कम करी, कैपिटलिस्ट को। हाँ, गुड गुड, कैपिटलिस्ट को, प्राइवेट जो सेक्टर है। क्यों? अगेन बिकॉज इट इज मेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड सोसाइटल लाइन्स पे अगर हम इंडियन इकोनॉमी को फॉलो करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट के पास कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी होगी, इट विल फोकस मोर ऑन वेलफेयर। और ये चीज सेकेंड 5 ईयर प्लान में बोली गई। तो दिस मैंडेट गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल होगा ओवर दोज इंडस्ट्रीज जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि ये लाइन समझने की कोशिश करो, सरकार ने उन्हीं इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया, उन्हीं इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया जो कि इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिहाज से। ठीक है, शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं कि सारी इंडस्ट्री सरकार ले आई एक साथ, धीरे धीरे करके नींव जो है वो सेटअप हो रही है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि इससे श्रेय ये इंटरप्रेट कर सकता हूं क्या कि प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं था? अभी देखा तो हम लोगों ने, टिस्को क्या है ना, कॉटन इंडस्ट्रीज क्या है, जूट इंडस्ट्रीज क्या है, सीमेंट क्या है, पेपर क्या है, शुगर क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर की तो बिजनेस पे तो चल रहे हैं। तो पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, the policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector। यानी कि
प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की पॉलिसीज पैरेलली चलेंगी। ये प्राइवेट सेक्टर फॉलो करेगा पीछे पीछे पब्लिक सेक्टर को, और पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। तो यानी कि कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी, या फिर जो आगे चल रहा है, जो लेकर और जो रास्ता दिखा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो जिम्मेदारी किसको मिली? पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को। जिसकी वजह से हम क्या सुनिश्चित कर सकते हैं, सोचा क्या गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होंगे वो भले ही इतने इनोवेटिव नहीं होंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, लेकिन हमें सबसे पहले इनोवेशन क्वालिटी से ज़्यादा क्या क्या सोचना था? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइजेस कैसे हो? अफोर्डेबल हो सबके लिए, सबके लिए अफोर्डेबल हो। ठीक है, क्योंकि दिक्कतें बहुत थी। आप लोगों ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है ना? उसके अंदर जब वो पाकिस्तान से इंडिया आता है मिल्खा, और जिस कैंप में वो रुका रहता है, रोज एक वो घोड़ा गाड़ी वाला नहीं आता जो रोटियां बांटता है लोगों में, लिमिटेड रोटियां बांटता है, फिर वो चला जाता है। तो 3 दिन तो उसके ऐसे बीत जाते हैं जब उसको रोटी तक नहीं मिलती है, फिर उसको छीननी पड़ती है। देखा वो शुरुआती सीन है ना? अब ये तो चलो आप कहोगे कि सर वो तो पार्टीशन की बात हो गई, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी कि अगर आप उसको कनेक्ट करो तो हिंदुस्तानी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि बात घुमा फिरा के यही आ जाती है, अफोर्डेबिलिटी, रोज़ की इनकम या दिहाड़ी बंदे को कहाँ से मिल रही है, इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी। फिर खेती बाड़ी जो है, खेती बाड़ी का सिनेरियो ऐसा था कि कभी वो खुश करता है, कभी वो खुश नहीं करता है खेती बाड़ी। ये चीज़ है। हाँ गुजर, क्या पूछ रहे थे आप? वो अभी बताऊंगा, वो अभी आ रही है नेक्स्ट, अभी टॉपिक वही स्टार्ट होने वाले हैं। एलपीजी तक आपको क्लियर हो जाएगा, एलपीजी रिफॉर्म्स तक। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था सेम जो आप पूछ रहे हो ना, 2018 या 19 के आसपास मेंस में क्वेश्चन पूछा था, और लगातार, और उसमें जीएस पेपर 1 में पूछा है, सोसाइटी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन। तो यूपीएससी बेसिकली ये पूछता है कि जैसे जब हम ज़्यादा ही रोल एलपीजी रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन को दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को दे रहे हैं, बेसिकली पी को, प्राइवेटाइजेशन को जब हम ज़्यादा रोल दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या जो हमारी इकॉनमी के जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स हैं वो कम होने लगे हैं क्या? मतलब सरकार सबके बारे में सोचती है, सोसाइटल वेलफेयर होता है, तो वो क्या कम होने लगा क्या? ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसकी झलक मैंने आपको पहले चैप्टर में दे दी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।